नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम टारगेट परिवार में। मैं हूं मुलायम प्रांजल और एक बार फिर से लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट 2। तो कल हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ा था, उन पे हल्का हल्का ब्रीफ कर लेते हैं, उसके बाद उसके आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स में क्या पढ़ा था। सॉइल मैकेनिक्स के जनक कौन है, यहाँ पर हमने लिख दिया था कि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा है सॉइल मैकेनिक्स के जनक। तो सॉइल मैकेनिक्स के जनक कौन है? कार्ल टरज़ागी। कार्ल टरज़ागी सॉइल मैकेनिक्स के जनक हैं। उसके बाद सॉइल क्या होती है, सॉइल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये डिसइंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ रॉक होती है। ये परिभाषा किसके आधार पर थी? ये इंजीनियरिंग परिभाषा थी। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरिस्ट और जियोलॉजिस्ट दिए थे वो अलग है, लेकिन हम इंजीनियरिंग परिभाषा के आधार पर ही सॉइल को डिफाइन करेंगे। अब इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने पढ़ा था क्या, जियोलॉजिकल साइकिल क्या होती है। तो जियोलॉजिकल साइकिल रॉक से सॉइल बनने की एक प्रक्रिया को ही जियोलॉजिकल साइकिल में दिखाया गया है। इसमें सबसे पहला काम क्या होता है, किसी रॉक का इरोजन या वेदरिंग होती है, उसका टूटना होता है। उसके बाद टूटने के बाद वो वहां से ट्रांसपोर्ट होके दूसरी जगह पर पहुंचती है, तो सेकंड चरण में ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। और उसके बाद जो तीसरा चरण आता है वो होता है डिपोजिशन। ट्रांसपोर्ट होने के बाद जहां जाएगी वहां पर डिपोजिट होगी, वहां पर जमेगी। और जमने के बाद जो चौथा आता है वो है अपहीवल। अपहीवल मतलब उभार या उठान होता है, यानी कि जहां पर सॉइल जमेगी वहां पर हल्का सा उभार आ जाता है, तो उसको अपहीवल कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है वो इसका क्रम ही है कि ये किस क्रम में होते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है इन चारों का क्रम कौन सा है, लेकिन कुछ किताबों में थोड़ा सा गलत दिया, इसलिए स्टूडेंट कुछ गलत मार्क आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले वो अपहीवल को चूज कर लेते हैं, अपहीवल, उसके बाद वेदरिंग, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिपोजिशन। तो ये गलत हो जाता है, तो आपको ऐसा करना नहीं है। आपको ये क्रम ध्यान में रखना। सबसे पहले इसमें इरोजन या वेदरिंग होती है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर डिपोजिशन तथा अपहीवल। जैसे यहाँ पर हमने क्वेश्चन दिखा भी दिया है, ये क्वेश्चन है, तो ये यही क्रम ठीक इसी प्रकार से दिया होता है, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन और अपहीवल। तो यही क्रम आपको चूज करके आना है जिस ऑप्शन में दिया हो। ठीक इसी प्रकार से दिया होगा आपको क्वेश्चन में, कई क्वेश्चन आ जाते हैं बार बार एग्जाम में। तो अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे हम लोगों ने पढ़ा था अलग से वेदरिंग। वेदरिंग दो प्रकार की होती है, जिसमें फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। अब फिजिकल वेदरिंग के एजेंट्स क्या क्या है? एजेंट्स का मतलब समझ रहे हैं आप? एजेंट का मतलब वही होता है जो किसी काम को करवाते हैं। तो यहाँ पर भी एजेंट का काम यही है। तो किन किन कारणों से कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार है, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग के लिए, तो हम उनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो अभी क्या है, थोड़ा सा हम स्लो चलेंगे ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। बाद में जब आपको इसके जो टर्मिनोलॉजी है वो चीजें समझ में आ जाएंगी, उसके बाद हम फास्ट कर देंगे अपने कोर्स को, ताकि समय से हम इस चीज को कंप्लीट कर सके। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम काफी धीरे धीरे चल रहे हैं, अभी बस टर्मिनोलॉजी जब तक हम समझ रहे हैं तब तक थोड़ा सा स्लो चलेंगे। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं फिजिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग के एजेंट क्या क्या हैं? फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग के हम एजेंट पढ़ेंगे कि फिजिकल वेदरिंग में कौन कौन से एजेंट होते हैं इसके लिए जिम्मेदार। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम पहला ले लेते हैं तो सबसे पहले क्या जिम्मेदार होता है। जैसे मान लीजिए कोई रॉक है, चट्टान है, उस पर कोई पौधा उग जाता है, तो वो पौधा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे क्या होता है, उसकी जड़ें उसमें फैलती हैं, जिससे रॉक टूट जाती है। तो फर्स्ट तो ये हो गया। और सेकंड क्या हो जाता है, मान लीजिए जो रॉक है उसमें कहीं कहीं स्थान होते हैं, कुछ स्पेस होता है जिसमें वाटर भर जाता है। मान लीजिए बरसात हुई, उसमें वाटर फिल हो गया, कुछ उसमें होल थे। अब ठंडी का अगर मौसम है तो वो वाटर जो होगा वो टेम्परेचर कम होने के कारण वो जमना शुरू हो जाता है। तो आप जानते हैं कि जब वाटर जमता है तो उसके आयतन में प्रसार होता है। तो आयतन में प्रसार होने के कारण से क्या होता है, रॉक टूट जाती है। क्योंकि रॉक में अभी यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर वाटर फिल हुआ था, तो यहाँ पर तो आयतन तो उतना ही है, लेकिन जब वाटर का आयतन बढ़ने लगता है तो यहाँ पर और जगह बनाने के लिए रॉक क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है। तो ये दूसरा कारण हो गया। इसके अलावा कभी कभी होता है कि हम खुद से उसको तोड़ते हैं, बॉम्बिंग करके या उसको वेजिंग करके। वेजिंग क्या होता है, जैसे राख है, राख में यहाँ हल्का सा होल कर देते हैं, उसके बाद इसमें कुछ औजार चाहे लोहे का हो या लकड़ी का हो, इसमें डाल के उसके ऊपर से
ठोकते हैं तो ये क्या होता है, स्प्लिट कर जाता है, फट जाता है, तो ये वेजिंग कहलाता है। इसके अलावा चौथा कारण क्या हो सकता है, जैसे हवा चल रही है या बरसात हो रही है, यानी कि विंड या वाटर के कारण। अब विंड या वाटर, आप सोचते हैं कि विंड के कारण कैसे रॉक टूट सकती है, लेकिन विंड हमेशा इतनी स्लो नहीं होती। जब कभी आंधियां आती हैं या तेज बारिश के साथ आंधी आती है तो उसके कारण से ये जो रॉक टूटती है उसको विंड या वाटर के कारण रॉक का टूटना कहा जाता है। तो ये कुछ एजेंट थे फिजिकल वेदरिंग के, और भी इसके कुछ एजेंट हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो उनको हम नहीं देखेंगे। अब हम इसके अलावा देखते हैं क्या, केमिकल वेदरिंग। अब क्या देखने वाले हैं अब हम देखने वाले हैं केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग में क्या क्या चीजें होती हैं आज उनके बारे में हम देखेंगे। तो केमिकल वेदरिंग में आप समझ रहे हैं, केमिकल वेदरिंग में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होंगे। तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला जो आता है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे होगा, ऑक्सीडेशन आप जानते हैं ऑक्सीजन के कारण होता है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रॉक जो होती है, रॉक में कुछ ऐसे मिनरल होते हैं जो ऑक्सीजन से क्रिया करके अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं। तो इसके कारण जो होता है वो रॉक का इरोजन या वेदरिंग होता है, उसमें क्षरण होने लगता है। तो इसको ऑक्सीडेशन के कारण केमिकल वेदरिंग होती है यहाँ पर। तो ये पहला कारण हो गया ऑक्सीडेशन। दूसरा कारण इसमें हो सकता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के कारण रॉक टूट सकती है। और इसके अलावा जो तीसरा कारण होता है वो होता है कार्बोनेशन। ये सब केमिकल क्रियाएं हैं। कार्बोनेशन में होता क्या है कि इसमें जो रॉक में जो वाटर उपस्थित होता है H2O, वो क्या क्रिया कर लेता है, H2O जो है कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है। तो ये क्या बनाता है, H2CO3। तो H2CO3 बना लेता है। और ये जो H2CO3 है इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। अब इसके बाद जो हमारा चौथा चीज आता है तो वो क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस होता क्या है, तो हाइड्रोलिसिस में होता मेनली यही है कि H2O जो है H प्लस आयन और OH माइनस आयन में टूट जाता है। यहां से आप देख सकते हैं 2 H हो गया, एक वो हो गया, तो इसमें टूट जाता है। अब टूटने के बाद जो रॉक के मिनरल्स होते हैं उनसे क्रिया करके ये रॉक को डिकम्पोज कर देता है। तो ये हो गया हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस के बाद हमारा पांचवा जो आता है वो है क्या, लीचिंग एक्शन। लीचिंग एक्शन के कारण भी रॉक की वेदरिंग होती है। अब इसको आप लिंचिंग में समझ लीजिएगा, ये लीचिंग एक्शन है। अब लीचिंग एक्शन क्या होता है, लीचिंग एक्शन हालांकि सॉइल में उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जब आप बीएम या सीटी पढ़ेंगे तो वहां पर इसका बहुत रोल होता है। एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है लीचिंग एक्शन होता क्या है। तो हम आपको बताते हैं लीचिंग एक्शन क्या होता है। जैसे जो रॉक होती है उसमें कुछ मुक्त लाइम पाए जाते हैं। मुक्त लाइम यानी कि वो कंबाइंड नहीं होते हैं किसी के साथ, वो फ्रीली वैसे उसमें पड़े होते हैं, तो उनको मुक्त चूना कहते हैं या मुक्त लाइम, फ्री लाइम कहते हैं। तो ये जो फ्री लाइम होते हैं, जब रॉक में वाटर प्रवेश करता है तो उसके साथ ये घुलने की टेंडेंसी रखते हैं। तो घुलने के बाद क्या होगा, ये भी एक प्रकार से द्रव अवस्था में आ जाएंगे। जब द्रव अवस्था में आ जाएंगे तो रॉक से बाहर निकलने शुरू कर देते हैं। तो इसी प्रक्रिया को जो बोलते हैं वो लीचिंग एक्शन बोलते हैं, यानी कि मुक्त लाइम का पानी के साथ घुलकर बाहर निकलना एक लीचिंग एक्शन कहलाता है। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने वेदरिंग में केमिकल वेदरिंग और फिजिकल वेदरिंग पढ़ा। हमने आपसे फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो वेदरिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इन सबों को हम अलग अलग पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो वेदरिंग का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं किस पे, ट्रांसपोर्टेशन वाले पार्ट में। ये ट्रांसपोर्टेशन जो है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ट्रांसपोर्टेशन। तो इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप पूरी तरह से ध्यान से पढ़िएगा। अब जो है रॉक टूट जाती है तो वो तो वेदरिंग हो गया। अब इसका ट्रांसपोर्टेशन किस किस प्रकार से हो सकता है उसको मैं आपको बताता हूं। सॉरी, थोड़ा आवाज हमारी सही नहीं आ रही तो आप लोग कंप्रोमाइज कीजिएगा। तो आप मान लीजिए किसी चट्टानी एरिया, पहाड़ी एरिया में गए, वहां से कोई रॉक का टुकड़ा उठाकर अपने घर पे लेते हैं, एक ट्रांसपोर्टेशन तो वो भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ उन चीजों को कंसीडर करेंगे जो कि नेचुरली होती हैं, जो कि नेचुरल के माध्यम से होती हैं। जैसे इसमें क्या आ जाता है, फर्स्ट हमारा आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन बाय वाटर। तो जो वाटर के कारण ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको ले लेते हैं। और इसके अलावा सेकंड जो आता है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन बाय विंड। तो वाटर हो गया, विंड हो गया, ये सब नेचुरल प्रक्रियाएं हैं।
अब इसके अलावा तीसरा जो हमारा आता है वो ट्रांसपोर्टेशन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है अभी हम आपको बताते हैं। और इसके अलावा जो चौथा हमारा आता है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन बाय ग्लेशियर। आप जानते हैं ग्लेशियर से जो है समुद्र का निर्माण हुआ है। तो ग्लेशियर कहां से पिघल कर आता है, ग्लेशियर जो है पहाड़ी एरिया से निकलकर ही आता है। वहां पर मतलब बर्फें होती है, बर्फ जमने के कारण पहाड़ी एरिया से जो पानी होता हुआ आता है उसी को ग्लेशियर बोलते हैं। तो इसके कारण भी सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो अब हमने यहाँ पर देखा कि हमारे सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन किस किस कारणों से होता है। अब इन सभी चारों कारणों के कारण जो सॉइल बनती है उसके भी अलग अलग नाम हैं। जैसे वाटर के कारण जो हमारी सॉइल ट्रांसपोर्ट होकर आती है उस सॉइल को क्या नाम दिया गया है, उस सॉइल को नाम दिया गया है एलुवियल सॉइल। ये एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट है इस ट्रांसपोर्टेशन में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। हालांकि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि वाटर के कारण जो सॉइल बनती है, वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर जो सॉइल बनती है उसको किस नाम से जानते हैं, एलुवियल सॉइल के नाम से। और वहीं जो विंड के कारण सॉइल ट्रांसपोर्ट होकर बनती है उसको क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं एवलिन सॉइल। मैं सभी को साथ में बता रहा ताकि आपको एक साथ सब इसको कंपैरिजन कर पाए और सब चीजें एक साथ याद हो, कहीं कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर एलुवियल सॉइल हो गया, एवलिन सॉइल हो गया। और ग्रेविटी के कारण जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होकर आती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोलुवियल सॉइल। तो आपको यहाँ पर नाम थोड़ा सा याद रखने होंगे। अब ग्लेशियर के कारण जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लेशियल सॉइल। तो ये आसान है, इसको याद करने में कोई समस्या नहीं होगी आपको। तो ये ग्लेशियल सॉइल हो गया। अब फिर से हम आते हैं वाटर द्वारा ट्रांसपोर्ट हुई सॉइल पे। अब वाटर द्वारा जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल बोलते हैं। लेकिन एलुवियल सॉइल दो प्रकार की होती है। अब वाटर कहाँ कहाँ पे होता है, वाटर द्वारा दो प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। एक तो समुद्र या नदियों के द्वारा होता है जिसको क्या बोलते हैं, मैरीन सॉइल। जो सॉइल समुद्र या नदियों से ट्रांसपोर्ट होकर आता है उसको हम बोल देते हैं मैरीन सॉइल। क्या बोल देते हैं, मैरीन सॉइल, मैरीन सॉइल। इसमें दूसरा जो ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम होता है वाटर में वो होता है क्या, लेक, यानी कि झीलों के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होकर आता है उसको हम बोल देते हैं लैकस्ट्रीन सॉइल। क्या बोल देते हैं, लैकस्ट्रीन सॉइल। अब ये जो लैकस्ट्रीन सॉइल होता है ये लेक के बेड पर जमा होता है, यानी कि झील के तली पर जमा होता है। जबकि मैरीन सॉइल जो होता है ये समुद्रों में या नदियों के तली पर जमा होता है। तो आप लोग इनको याद रखिएगा। ये जो मैरीन सॉइल है या समुद्र या नदी के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है, जबकि लैकस्ट्रीन सॉइल जो होती है वो लेक के द्वारा यानी कि झील के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो यहाँ पर हमने देख लिया क्या क्या है, वाटर के कारण जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है उसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। और इसमें दो माध्यम है, एक तो समुद्र या नदियां और दूसरा झील यानी कि लेक। तो जो समुद्र या नदियों के कारण सॉइल ट्रांसपोर्ट होकर आती है उसको क्या बोलते हैं, मैरीन सॉइल। जबकि झील के कारण जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होकर आती है उसको लैकस्ट्रीन सॉइल बोलते हैं। अब हम विंड में आते हैं, तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। तो विंड के द्वारा जो सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, एवलिन सॉइल। एवलिन सॉइल भी दो प्रकार की होती है जिसमें हम कैटेगराइज करेंगे इसको छोटे कण और बड़े कणों के आधार पर। तो इसमें जो बड़े कण होते हैं वो सैंड और ग्रेवल के होते हैं और जो छोटे कण होते हैं वो सिल्ट और क्ले के होते हैं। तो जो सिल्ट और क्ले के कण होते हैं उनको क्या हम बोल देते हैं, लोएस। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है अभी बताते हैं। और जो इसके कारण मतलब जो बड़े कण होते हैं उनको हम बोलते हैं ड्यून्स, ड्यून्स या ड्यून्स सैंड इसको बोल देते हैं। तो ड्यून्स सैंड में क्या क्या आता है, ड्यून्स सैंड में हमारा आता है पहले तो सैंड हो गया, ये सैंड हो गया, और दूसरा क्या होता है ग्रेवल। ये दोनों जो आते हैं ड्यून्स सैंड में आते हैं। और जो लोएस में आते हैं ये हमारा क्ले हो जाता है और सिल्ट हो जाता है। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है, तो जो ड्यून्स और लोएस होते हैं वो ट्रांसपोर्ट किसके कारण हो रहे हैं, विंड के द्वारा। तो विंड के द्वारा जो बड़े बड़े कण होंगे वो ज्यादा दूर तक जाएंगे, जो छोटे कण होंगे वो ज्यादा दूर तक जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जो छोटे कण होंगे वो ज्यादा दूर जाएंगे और जो बड़े कण होंगे वो पास ही रह जाएंगे। तो होता है ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड ये भी होते हैं और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड ये भी होते हैं, दोनों यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होते हैं। इसके अलावा जो ड्यून्स सैंड होती है कोलैप्सिबल नहीं होती, यानी कि जहां पर आप
ये सैंड और ग्रेवल जहां पर एक बार इकट्ठा हो गए, अगर उसमें आप पानी भर भी देते हैं तो पानी बाहर से निकल जाएगा, वो उसको कोलैप्स नहीं कर पाएगा। लेकिन जो लोएस्ट सॉइल होती है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही होती है और यही एग्जाम में पूछा भी जाता है कि लोएस्ट सॉइल जो होती है ये क्या होती है, कोलैप्सिबल होती है। कोलैप्सिबल का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आके कुछ लोएस्ट सॉइल जमा हो गई है, ये क्या होती है, बहुत महीन महीन कण होते हैं, तो ऊपर ऊपर जमा होते चले जाते हैं, अंदर इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। तो जब इसमें पानी को भर दिया जाता है तो पानी भरने के बाद जो होती है ये एक दूसरे से चिपकने की टेंडेंसी रखते हैं, इससे ये कोलैप्स कर जाते हैं, यानी कि जो इनका आयतन होता है वो कम हो जाता है, इसीलिए इनको कोलैप्सिबल सॉइल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया वाटर के कारण और विंड के कारण। अब हम ग्रेविटी के कारण देखते हैं। ग्रेविटी के कारण जो सॉइल बनती है उसको क्या बोलते हैं, कोलोबियल सॉइल। अब ग्रेविटी के कारण सॉइल ट्रांसपोर्ट होती कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई रॉक है, इसका ये ऊपरी हिस्सा टूट गया, तो यहाँ पर न तो वाटर ले जा रहा है इसको, न तो हवा ले जा रहा है। तो होता है क्या, कभी कभी मान लीजिए यहाँ से थोड़ा बहुत इसमें हलचल होती है, तो एक ग्रेविटी के कारण ये टूट कर यहाँ से नीचे आ जाता है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किसके कारण हुआ, ग्रेविटी के कारण ही तो हुआ। यहाँ पर न तो हवा आई न तो पानी आया, मान लीजिए यहाँ से टूटी, धीरे धीरे खिसकते खिसकते यहाँ पर आ गई, यहाँ से सीधा नीचे आ गई, तो एक ग्रेविटी द्वारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब ग्रेविटी द्वारा ट्रांसपोर्टेशन को बोलते क्या है, कोलोबियल सॉइल बोलते हैं। अब कोलोबियल सॉइल का अगर हम एग्जांपल देखें तो इसका एक काफी प्रसिद्ध एग्जांपल है, वो क्या है, उसको जानते हैं टैलस के नाम से। किस नाम से, टैलस, TALUS। बस इतना ही इसमें पूछा जाता है कि ग्रेविटी सॉइल का एग्जांपल बताइए, तो आप टैलस बता देंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा हम चलते हैं ग्लेशियल सॉइल पर। ग्लेशियल सॉइल किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है, ग्लेशियर के द्वारा, तो इसको ग्लेशियल सॉइल बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल जो है इसको हम बोल देते हैं ड्रिफ्ट या ग्लेशियल ड्रिफ्ट बोल देते हैं, इसको ड्रिफ्ट या ग्लेशियल ड्रिफ्ट बोलते हैं, या इसी को सिंपल ड्रिफ्ट भी बोलते हैं, सिंपल ड्रिफ्ट। तो ये हो गया ग्लेशियर के द्वारा ट्रांसपोर्ट हुई सॉइल, ये इसका नाम है, एग्जांपल मान लीजिए इसको। तो दोस्तों ये हो गया पूरा ट्रांसपोर्टेशन के आधार पर सॉइल का क्लासिफिकेशन, किस किस प्रकार की सॉइल होती है। ग्लेशियल सॉइल हो गई, कोलोबियल सॉइल हो गई, एओलियन सॉइल हो गई और एलुवियल सॉइल हो गई। ये हो गया हमारा सॉइल का क्लासिफिकेशन, किसके आधार पर, इसके ट्रांसपोर्टेशन के आधार पर। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके थे, उसके वेदरिंग के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग के आधार पर, तो उसका क्लासिफिकेशन पढ़े थे। और अब यहाँ पर हम ट्रांसपोर्टेशन के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, फिर से आपको बता रहा हूं, इसको आप पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सभी चीजें हैं, इसमें कोई मतलब हम इसको क्लासिफाई नहीं कर सकते कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कम, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो ये है, लेकिन पूछे सभी जाते हैं, तो आप इन सभी को याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस यहीं पर अपना लेक्चर खत्म करते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।